this denotes the greatest integer function less than or equal to x, then the domain of secant inverse 2 times greatest integer x plus 1. क्या रहता है डोमेन का लॉजिक? साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यूज रखी जा सकती हैं वो केवल वही वैल्यूज होती हैं जो साइन की रेंज होती है, जो साइन एक्स की वैल्यूज हो सकती हैं। सीकेंट इनवर्स के अंदर जो वैल्यूज रखी जा सकती हैं वो वही वैल्यूज हो सकती हैं जो सीकेंट की वैल्यूज हो सकती हैं। सीकेंट की वैल्यूज कहां से कहां तक होती हैं, याद है? सीकेंट की वैल्यूज माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट, ये रेंज होती है सीकेंट की। तो जो रेंज सीकेंट की होगी वही सीकेंट के इनवर्स के अंदर जो रखा जा सकता है उसकी रेंज होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीकेंट के अंदर जो रखा हुआ 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, या तो ये माइनस इनफाइनाइट से -1 तक रहे, माइनस इनफाइनाइट से आगे और -1 या उससे पीछे, या फिर ये 1 से इनफाइनाइट रहे। 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो और इनफाइनाइट से छोटी। तो या तो ये सॉल्यूशन हो या ये सॉल्यूशन हो, ढूंढो क्या होना चाहिए। टू टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सब में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस इनफाइनाइट में 1 सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा। 2 से सबको डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव नंबर है, माइनस इनफाइनाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x रहेगा, और इसको 2 से डिवाइड किया तो ये -1 रहेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 या -1 से छोटी होनी चाहिए। सी 0 से इनफाइनाइट, -1 से 0 के बीच की वैल्यूज नहीं रख सकते हम, रख तो सकते हैं। -0.5 रखोगे तो -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा, -1 बनेगा, वहां पे तो मिसिंग है -0.5। x की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 या -1 से छोटी आए। -1 कब आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, ये है 0, ये है -1, ये है -2। अगर आप -1 और -2 के बीच का नंबर लोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा, इससे पहले लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैसे ही पीछे जाता रहेगा। 0 और -1 के बीच का नंबर लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 पे जाएगा। 0 से जस्ट पहले नंबर लोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 पे जाएगा। अगर 0 रखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बन जाएगा। बात सही? तो अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 या उससे पहले चाहिए तो x की वैल्यू 0 और -1 के बीच में हो सकती है, बस 0 नहीं हो सकती। तो 0 से पहले देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 बनता जाएगा, उससे पहले देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, फिर -3, फिर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -1 बनता जाएगा। तो x की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0 से जस्ट पहले तक हो सकती हैं। तो यहां से लिख सकते हैं हम x की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बनेगा, तो x की वैल्यू 0 से पहले हो और माइनस इनफाइनाइट तक कितना ही पीछे जाते जाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव होता जाएगा। तो एक तो ये बन रहा है कि x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 0 हो, या फिर अगर इसको सॉल्व करें सब में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 0 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 1 सब्ट्रैक्ट किया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया, 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इन्फिनिटी। अब ये बोल रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, सही लिखा है ना हमने, 0 हो या 0 से इनफाइनाइट के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर 0 1 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बने, 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बन जाएगा, नेगेटिव साइड जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव पे चला जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 0 से 1 के बीच में रखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बनेगा, अलाउड है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 बनेगा, अलाउड है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बनेगा, आगे की सारी वैल्यूज अलाउड है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इनफाइनाइट, ये होनी चाहिए। क्या बात सही? ये बात भी सही। तो यहां से आया, हाँ, x की वैल्यू बनी 0 से इनफाइनाइट तक, तो ये बना x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। ये हो या फिर ये हो, दोनों का अगर यूनियन करेंगे, दोनों का यूनियन करेंगे तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी इसमें, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट।
सारी रियल वैल्यूज आ जाएंगी, कोई भी रियल वैल्यू रखो, हमेशा सीकेंट इनवर्स 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 हमेशा आपको सीकेंट की रेंज में ही मिलेगा, 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। डाउट हो तो एक बार चेक कर लो, क्योंकि लग तो यही रहा है, आंसर तो यही नहीं, जीरो को हटाएंगे नहीं, यूनियन है ना, और लिखा हुआ है कि ये सॉल्यूशन भी सही है या फिर ये सॉल्यूशन भी सही, तो जीरो यहाँ पर इंक्लूडेड है तो इंक्लूडेड रहेगा। जीरो पुट करके देख लो, डाउट 2 टाइम्स 0 प्लस 1 सीकेंट इनवर्स 1 सही वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। 0.5 रख के देखो, -1 से +1 के बीच में ही डाउट होगा, +1/2 रखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 अलाउड है, -1/2 रखोगे -2 बनेगा, -2 + 1 -1 अलाउड, इसका मतलब -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ये हो जाए। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करो, फिर ये ट्राई करो। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा इज ग्रेटर देन 0, ये लिख देता हूं इधर और फिर जूम कर देता हूं, आपको दिखाई दे जाए। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा इज ग्रेटर देन 0, तो आपको ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है, कॉट इनवर्स बीटा प्लस दिस प्लस कॉट इनवर्स गामा प्लस दिस प्लस कॉट इनवर्स दिस इज इक्वल टू, ये कंडीशन, ये आंसर देखो। क्या लग रहा है क्या करना चाहिए? ठीक है, सही सोच रहे हो। शुरुआत में तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये बनता है कॉट इनवर्स अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, ये बनता है कॉट इनवर्स बीटा गामा माइनस गामा स्क्वायर प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा माइनस गामा, गामा स्क्वायर से गामा स्क्वायर कैंसिल, और थर्ड को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है कॉट इनवर्स अल्फा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर से अल्फा, ठीक है। अब ये बन गया कॉट इनवर्स में, कॉट इनवर्स में तो मुझे फॉर्मूले याद नहीं, क्या करें? क्या इसको टेंजेंट इनवर्स में लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार सोचे इस पार्ट को, क्या मैं इसको रेसिप्रोकल करके टेंजेंट इनवर्स में लिख सकता हूं? सारी वैल्यूज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव गामा पॉजिटिव, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, बीटा ग्रेटर देन गामा ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, गामा ग्रेटर देन अल्फा, क्या गामा ग्रेटर देन अल्फा है? ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव वैल्यू, तो ये नेगेटिव वैल्यू है, बाकी दोनों पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल रख लो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में, कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल करके, तो इसको लिखा जा सकता है टेन इनवर्स अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा बीटा, रेसिप्रोकल कर लिया, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव, इसको रेसिप्रोकल कर लो, टेंजेंट इनवर्स बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा गामा, रेसिप्रोकल कर लिया क्योंकि अंदर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव है, क्या करें? कोई फॉर्मूला तो ध्यान है नहीं, इसको फिर अंदर पॉजिटिव ही बना लेते हैं,
पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव साइन इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ये करते हैं अल्फा गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस गामा लिख लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं एक माइनस साइन, ये लिख लेते हैं कि कॉट इनवर्स के अंदर ये लिखा हुआ है माइनस और ये वैल्यू पॉजिटिव है, अल्फा माइनस गामा पॉजिटिव बनेगा, अल्फा बड़ा है गामा से। कॉट इनवर्स में माइनस साइन बाहर निकालना हो तो पाई माइनस करके ये बनेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स अल्फा गामा प्लस 1 बाय अल्फा माइनस गामा। अब मेरी दिक्कत नहीं, अब इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, अल्फा बड़ा है गामा छोटा है, माइनस साइन कॉमन लिया, अल्फा माइनस गामा पॉजिटिव बना। इस माइनस साइन को बाहर निकालने का तरीका क्या था, पाई माइनस कॉट इनवर्स करके, पाई माइनस कॉट इनवर्स किया, अब अंदर पॉजिटिव वैल्यू, अंदर पॉजिटिव आने के बाद टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये बनेगा टेन इनवर्स अल्फा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा गामा, ये लिखा हो। ठीक, ये किसका फॉर्मूला बनता है, पहले वाला टेंजेंट इनवर्स अल्फा माइनस टेंजेंट इनवर्स बीटा का, a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट का ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं रखने की जरूरत है, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले देखते हैं साइन इनवर्स टेन इनवर्स में कोई ध्यान नहीं रखना, बस अंदर पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, अल्फा बीटा गामा तीनों पॉजिटिव दिए हुए। इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स बीटा माइनस टेंजेंट इनवर्स गामा प्लस पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स अल्फा माइनस टेंजेंट इनवर्स गामा, ये लिख सकते हैं। देखो कोई कैंसिल हो रहा है, टेंजेंट इनवर्स ये बीटा लिखा जाएगा भाई, टेंजेंट इनवर्स बीटा से टेंजेंट इनवर्स बीटा कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स अल्फा से हो रहा है कैंसिल, हो रहा है, टेंजेंट इनवर्स अल्फा कैंसिल, गामा से हो रहा है गामा से कैंसिल, माइनस टेन इनवर्स गामा माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स गामा, कितना बचा, पाई बचा, आंसर पाई आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा पाई। देखो क्लियर है, कोई ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो एंगल्स को कब एडजस्टमेंट की जरूरत है, अंदर कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखोगे, एडजस्टमेंट का ध्यान रखोगे, इनवर्स ट्रिगो के फ्री के क्वेश्चंस, अब ये फ्री के मार्क्स थे, अगर आपको ध्यान दो, तीन ही चीजों का ध्यान दे रहे हैं कि सेपरेट करने का फॉर्मूला क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। बुक वाली कंडीशन मत लगाना, उसमें उलझ जाओगे, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये जो कंडीशंस आपको लिखवाई हैं वो सबसे सिंपल कंडीशंस। अरे और क्वेश्चन, कोई डाउट है, दोबारा बताओ। चलो इसको करके देखो। कंसिडर द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब वही -90 से +90 वाली साइन इनवर्स के केस में ये लिखा हुआ है, x की वैल्यू लिखी है -1/2 से 1/√2, तो बताना है कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी। क्या लग रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, कहां पर ध्यान जाना चाहिए? साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। √3/2 और 1/2 इसी फॉर्मूले में आते हैं, x और √1 - x²। ये अगर साइन होगा तो ये कॉस होगा, ये कॉस होगा तो ये साइन होगा, ऐसा आइडिया है। क्या करना चाहिए हमें, अगर साइन का फॉर्मूला बनाना है चाहे इसे लिख लो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, हाँ ये लिखा जा सकता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। एक्स को अगर मैं मान लूं कॉस थीटा, बी बन रहे, एक्स को मान लो कॉस थीटा। और ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो एक्स की वैल्यू दी हुई है -1/2 से 1/√2 के बीच में। थीटा के बारे में भी आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपको थीटा कहां से कहां तक लेना चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू बोल रहे हैं 1/√2 से -1/2 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। कॉस थीटा 0 से पाई के बीच में बनाएं तो ये कॉस थीटा बनता है, ये 0 ये पाई। कॉस थीटा की वैल्यू -1/2
यहां पर आती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 यहां पर आती है। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू कॉस थीटा माना है, अगर x की वैल्यू 1/2 से -1/2 के बीच में रखनी है, 1/√2 से -1/2 के बीच में रखनी है, तो ये एंगल है π/4। और ये एंगल कितना होता है बता सकते हो? प्लस π/3 होगा। 90 प्लस π/3 कितना हुआ? 5π/6। π/2 प्लस π/6, 5π/6 बन रही, 2π/3 बन रहा है ना, 120 डिग्री। cos 120 होता है ना -1/2, cos 120 डिग्री होता है cos 180 - 60। 180 पे नो चेंज, cos 60, 180 माइनस थीटा माइनस cos 60। cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2। तो इसका मतलब ये cos 120 डिग्री लिखा हो। 120 डिग्री कितना होता है? कितना होता है 120 डिग्री? π/2 प्लस π/6 ये होता है 2π/3, ये होना चाहिए। तो जो एंगल थीटा की वैल्यू है वो π/4 से 2π/3 के बीच में। ठीक है, ले लिया हमने थीटा की वैल्यू, π/= अलाउड नहीं है, ठीक है भाई, π/4 से लेके 2π/3 के बीच। अगर ये ले लेते हैं तो ये कंडीशन बिल्कुल ही फिट बैठ जाती कि x की वैल्यू मैंने cos थीटा रखा है और थीटा की वैल्यू π/4 से 2π/3 के बीच में रखा है, ताकि cos थीटा की वैल्यू -1/2 से 1/√2 के बीच में बने। ठीक है, लिख लेते हैं। ये बनेगा साइन इनवर्स √3/2 साइन ए। साइन में √3/2 कहां पर बनता है? 60 पे। साइन ए cos b प्लस cos a sin b cos π/3 sin थीटा, यही बनना चाहिए। बात सही, cos यही बनना चाहिए। ये बनेगा साइन इनवर्स साइन ए cos b प्लस cos a sin b, साइन a प्लस b साइन π/3 प्लस थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा। अब मुझे बस ये देखना है, अगर π/3 प्लस थीटा अगर साइन इनवर्स की रेंज में आता है तो सीधा π/3 प्लस थीटा लिख दो। अगर ये π/3 प्लस थीटा साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आता है तो मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखो π/3 प्लस थीटा कितना बनता है? थीटा था हमारा π/4 से 2π/3 के बीच में। π/3 प्लस थीटा कितना बनेगा? ये बनेगा π/3 प्लस π/4 π/3 प्लस थीटा, और ये बनेगा, इसमें π/3 ऐड करेंगे तो 2π/3 प्लस π/3 ये बनेगा पाई। ये कितना बनता है? 7 π/12 π/3 प्लस थीटा लेस देन पाई। कितने डिग्री हो गया ये एंगल? 60 प्लस 45 कितना बनता है? 60 और 45 105। 105 डिग्री से ये है 180 डिग्रीज के बीच में। 180 डिग्री से 105 डिग्रीज के बीच में। पर साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं अगर वो -90 से +90 हो। आगे निकल चुका है ये 90 से आगे, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट लगानी पड़ेगी। एडजस्टमेंट क्या थी? साइन इनवर्स साइन एक्स को कैसे लिखा जा सकता है? वही हमारा पुराना कर्व काम आएगा, -90 से +90, -90 से +90 और y = x लाइन। ऐसे शुरुआत करते हैं। और साइन इनवर्स में ध्यान रखना है +1 स्लोप -1 स्लोप +1 स्लोप -1 स्लोप, ऐसे चलना है। ठीक है जी, ये बन गया 90 डिग्री तक। हम कहां पर हैं? 105 से 180, तो 90 से तो आगे हैं। यहां पर आएगा पाई, यहां पर आएगा 180 डिग्री, यहां पर आएगा 90 डिग्री, और हम इसके बीच में बैठे यहां पर कहीं पर। यह है π/3 प्लस थीटा की वैल्यू। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, x की वैल्यू π/3 प्लस थीटा रखते हैं और काम खत्म अपना। इसको लिखा जा सकता है, इस लाइन की इक्वेशन को, स्लोप है -1, y = -x प्लस c। ये लाइन पास करती है पाई से, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू पाई, c की वैल्यू हो जाती है पाई के इक्वल। तो ये लाइन है y = -x प्लस पाई। अगर आपको एंगल रखना है π/3 प्लस थीटा, पुट कर दो यहाँ पर π/3 प्लस थीटा, तो ये बन जाएगा y की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी -x माइनस π/3 प्लस थीटा प्लस पाई। ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस π/3 2π/3 माइनस थीटा, ये बन जाना चाहिए। थीटा कौन है?
थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x, थीटा को लिख सकते हैं cos इनवर्स x, ये लिखा जा सकता है। साइन में लेके जाना पड़ेगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स कर देते हैं, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, ये बनेगा 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स x। अब देखो कितना बन रहा है, 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई डिवाइडेड बाय 6 प्लस साइन इनवर्स x, है ये ऑप्शन, पाई बाई 6 प्लस साइन इनवर्स x, ये ऑप्शन हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। बात सही, सारा खेल एडजस्टमेंट का, या तो यहाँ पे आएगा एडजस्टमेंट, या एंगल का ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स को सीधा एंगल रख सकते हैं कि नहीं। बाकी सारे क्वेश्चन जैसी पहली एक्सरसाइज में करते हैं वैसे ही करते जाना है, बस ध्यान रखना है कि जो एडजस्टमेंट है कहां पर लगेगी और फॉर्मूले को कंबाइन कब किया जा सकता है। देखो एक बार दोबारा बता दो, दोबारा बता दो, साइन इनवर्स √3x प्लस 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना था, तो साइन इनवर्स के अंदर साइन थीटा बनेगा, तो उस थीटा की वैल्यू लिखना हमारे लिए आसान है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स को हमें लिखना आता है, एंगल अगर -90 से +90 से आगे निकलेगा तो उसको एडजस्ट कर लेंगे। इसको लिखा जा सकता है √3/2 x 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी जैसा बनता दिखाई दे रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जैसा बन रहा है। तो x को हमने रख लिया कॉस थीटा, ताकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बने। अब ये जो x की वैल्यू cos थीटा रखी है, उसने बोला है x की वैल्यू -1/2 से 1/√2 के बीच में होनी चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में रहनी चाहिए तो थीटा मैं अंदाजे से ले सकता हूं कि x की वैल्यू मैंने cos थीटा रखी है, तो थीटा कहां से कहां तक लेना चाहिए मुझे। cos की वैल्यू -1/2 बनती है 120 डिग्री पे, 1/√2 बनती है 45 डिग्री पे, तो 45 और 120 डिग्री के बीच में थीटा रखूंगा तो x की वैल्यू बिल्कुल फिट बैठती है। तो मैंने x को cos थीटा मान लिया और थीटा को 45 से 120 के बीच में मान लिया। उसके बाद वैल्यू पुट कर दी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। अब साइन इनवर्स की वैल्यू को, साइन इनवर्स साइन थीटा को मैं सीधा थीटा पाई बाय 3 प्लस थीटा तो लिख सकता हूं, अगर साइन इनवर्स की रेंज में हो। तो मैंने चेक किया पाई बाय 3 प्लस थीटा साइन इनवर्स की रेंज में है कि नहीं। पाई बाय 3 प्लस थीटा, थीटा था 45 से 120 के बीच में, प्लस पाई बाय 3 किया तो वो निकल गया 90 डिग्री से आगे, तो इसका मतलब ये साइन इनवर्स की रेंज से बाहर चला गया। अब सीधा इसको नहीं लिख सकते, अगर रेंज से बाहर चला जाता है तो साइन इनवर्स साइन एक्स का कर्व सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है लिखने में, तो मैंने साइन इनवर्स साइन एक्स का कर्व बनाया। ये साइन इनवर्स साइन एक्स का कर्व है, क्योंकि मेरा एंगल 90 डिग्री से आगे था तो मैंने चेक किया कहां से कहां तक है, ये 105 डिग्री से 180 डिग्री, मतलब 90 से 180 के बीच में बैठा हुआ था एंगल, तो 90 से 180 के बीच में बैठा है, तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन बनती है y = -x + पाई। -x क्या है, जो भी एंगल आप ढूंढ रहे हो, पाई बाय 3 प्लस थीटा की वैल्यू देखना चाहते हो, एडजस्ट होके क्या बनेगी, तो x की जगह पर एंगल को रख दो, जो y की वैल्यू आएगी वो साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू आती है, तो साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 प्लस थीटा की वैल्यू बनेगी, x की जगह पर पाई बाय 3 प्लस थीटा रिप्लेस कर दो, x की जगह पर पाई बाय 3 प्लस थीटा प्लस पाई, सिंप्लीफाई किया ये आ गया। पर इसमें cos इनवर्स आ रहा है, हमारे आंसर में कहीं cos इनवर्स लिखा नहीं हुआ था, तो cos इनवर्स को एडजस्ट किया 90 माइनस साइन इनवर्स, उसके बाद हमारा आंसर मैच करने लग गया। ये अपना आंसर, देखो क्लियर है, समझ में आया, जैन सक्षम समझ में आया। चले आगे, एक और करके देखो, इसको करके देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √1 + tan² 2 - 1 by tangent 2 minus cot इनवर्स दिस। पीछे दिखाई दे रहा है ये जो लिखा हुआ है, या थोड़ा जूम करो, सही है दिखाई दे रहा, ट्राई करो। कौन सा
-1 बाहर है, रूट तो यहाँ पे रुक गया था, -1 बाहर, अंदर ही होता तो कैंसिल ही हो जाता फिर, +1 -1। क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है सक्षम? या तो इसको सिंप्लीफाई करने की सोच सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर लिखा हुआ है, हमें पता है सीकेंड स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट करेंगे तो सीकेंड 2 बनना चाहिए, या फिर वही बात है 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों में से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सिंप्लीफाई अंदर ही कर लेते हैं, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, बार बार √1 + 10 स्क्वायर नहीं लिखना पड़ेगा। अगर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, कॉट इनवर्स ये बनेगा, इसे सीकेंड 2 - 1 लिखना चाहिए या और कुछ लिखना चाहिए? क्या मैंने सही लिखा है? मोड ऑफ सीकेंड, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर सीकेंड 2 के बारे में जानकारी ना हो तो ये ध्यान रखना है, सीकेंड 2 पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, सही लिखा है। सीकेंड 2 अगर नेगेटिव आता हो तो फिर हमें मोड ऑफ सीकेंड 2 लिखना चाहिए। माइनस कॉट इनवर्स, ये क्या बन रहा है, मोड ऑफ सीकेंट 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 1/2। सीकेंट 2 और सीकेंट 1/2 इनमें से कोई नेगेटिव पॉजिटिव का अगर पता हो तो हम मोड हटा सकते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। सीकेंट 2 अगर पॉजिटिव है तो मोड हटा दो, मोड लगाने की जरूरत नहीं। सीकेंट हाफ अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सीकेंट 2 और सीकेंट 1/2 कहां पर होते हैं। कॉस का कर्व बनाते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये कॉस का कर्व था, ये कॉस का कर्व था, कॉस का अगर रेसिप्रोकल करते थे तो सीकेंट का कर्व आता था, सीकेंट का कर्व बनता था, ये डोम है, इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल इस तरीके से बनता था, इस डोम को उल्टा कर दो, ये बनता था, इस डोम को उल्टा कर दो, ये बनता था। ये हमारे सीकेंट की वैल्यूज है। ये हमारी सीकेंट की वैल्यूज। सीकेंट 2 कहां पर आएगा, ये एंगल कितना है, ये एंगल होता है π/2, π/2 इज 1.5 समथिंग, अभी तक तो नहीं पहुंचे हम। ये कहां पर होता है, π/2, ये पाई पर 3.1 समथिंग, इतना बनता है। सीकेंट 2 कहां पर आएगा, इसके बीच में कहीं आएगा। सीकेंट 2 की वैल्यू अगर देखें 1.5 से आगे, 3 से पहले, यहां कहीं 2 आएगा, और सीकेंट 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, बात सही। तो सीकेंट 2 तो है नेगेटिव। सीकेंट 1/2 क्या है, देखते हैं, 0 से π/2 के बीच में ही पड़ेगा सीकेंट 1/2, π/2 होता 1.5 समथिंग, वो है 0.5, तो 1/2 कहीं यहां पर आएगा, सीकेंट 1/2 की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो ये वैल्यू तो है पॉजिटिव और ये वैल्यू है नेगेटिव। तो जब मोड हटाते हैं तो हमें बस ये ध्यान रखना होता है, नेगेटिव वैल्यू अगर अंदर है तो माइनस साइन लगा दो, माइनस सीकेंट 2 -1/टेंजेंट 2, अगर अंदर पॉजिटिव है तो मोड हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये बनेगा सीकेंट 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 1/2, ये बन गया। ठीक है भाई, अब देखो इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, अंदर वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। सीकेंट 2 की वैल्यू है नेगेटिव, 1 से छोटी वैल्यू है, -1 पॉइंट समथिंग होगी, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +1 पॉइंट समथिंग बनेगी, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव बन रहा है। टेंजेंट 2 भी पॉजिटिव, अब ये ऊपर वाला भी पॉजिटिव है। कॉट को टेंजेंट में लिखा जा सकता है, टेंजेंट इनवर्स रेसिप्रोकल करके लिख लो बेशक, टेंजेंट 2 डिवाइडेड बाय माइनस सीकेंट 2 - 1, ये लिख लिया। इसको भी रेसिप्रोकल कर लो, माइनस टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 1/2 डिवाइडेड बाय सीकेंट 1/2 + 1, यहां तक पहुंच गए। अब सिंप्लीफाई करके देखो, अंदर वाली टर्म को अगर टेंजेंट की टर्म्स में लिख सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो फिर देखते हैं जुगाड़। टेंजेंट 2 ये भी पॉजिटिव होता है या नहीं होता है, टेंजेंट 2 पॉजिटिव नहीं होता है, यहां गड़बड़ कर रहे हैं। टेंजेंट 2 की वैल्यू अगर निकालोगे, टेंजेंट 2 π/2 तक तो रहता है पॉजिटिव, 1.5 तक, और उसके बाद पाई से पहले रहता है नेगेटिव, तो 2 टेंजेंट 2 यहां पर आएगा, तो टेंजेंट 2 होता है नेगेटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव, यहां पर साइन की गड़बड़ आ रही।
ऊपर वाली टर्म तो पॉजिटिव है, नीचे वाली टर्म नेगेटिव। तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू रखी हुई है, तो अगर नेगेटिव वैल्यू को बाहर निकालना हो तो इसको लिखा जा सकता है, अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, यहीं पे गड़बड़ थी। नेगेटिव वैल्यू है, माइनस साइन बाहर निकालना है, कॉट इनवर्स में से पाई माइनस कॉट इनवर्स, ये लिखा जा सकता है माइनस सीकेंट 2 -1 डिवाइडेड बाय माइनस टेंजेंट 2। बात सही है, एक माइनस साइन बाहर निकाल लिया, एक माइनस साइन अंदर छोड़ दिया, अब ये बिल्कुल सही लिखा। अब पॉजिटिव वैल्यू माइनस कॉट इनवर्स सीकेंट 1/2 +1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 1/2, ये लिखा हुआ। अब सिंप्लीफाई कर लो, पाई माइनस, अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव बन रही है ना, माइनस थी, माइनस साइन हमने बाहर निकाल लिया, ये बना टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 2 डिवाइडेड बाय सीकेंट 2 +1। हाँ ठीक है, पॉजिटिव बाय नेगेटिव था, माइनस साइन हमने बाहर निकाला, ठीक है। माइनस कॉट इनवर्स को भी रेसिप्रोकल कर लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 1/2 डिवाइडेड बाय सीकेंट 1/2 +1, ये बन जाता है सिंप्लीफिकेशन करने के बाद पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स, साइन बाय कॉस से लिखते थे तो ये बनता था साइन 2 डिवाइडेड बाय 1 + cos 2 माइनस टेन इनवर्स साइन 1/2 डिवाइडेड बाय 1 + cos 1/2, 2 साइन 1 cos 1, इसे लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, 2 cos स्क्वायर 1। हाँ सही बात, कर ही देते, उसका रीजन आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। माइनस टेन इनवर्स टेंजेंट 1/2 कितना बनाइए, पाई माइनस 1 माइनस ये बनेगा 1/4 माइनस 1/4, ये बन जाता पाई माइनस 5/4, यही आंसर, पाई माइनस 5/4, सी ऑप्शन हो जाए। बात सी क्लियर, चले आगे। यहां पर हम ऊपर वाली वैल्यू तो देख रहे थे पॉजिटिव बन रही थी, पर टेंजेंट 2 नेगेटिव था, इस वजह से नेगेटिव साइन की दिक्कत आ रही थी, और ये एक्स्ट्रा पाई था, तो ये अगर नेगेटिव था तो कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू रखी हुई है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स लिखना पड़ेगा। बात सही क्लियर, एक और करके ये हमने कर लिया, ये करके देख, डोमेन का एक क्वेश्चन करके देख। अगर आप नोटिस करो यही 3-4 टाइप के क्वेश्चन घूम रहे हैं, 2026 में भी यही था, एक आधा डोमेन का क्वेश्चन था, 3-4 एंगल्स को अरेंज करने के थे, फिर से एक डोमेन का क्वेश्चन आएगा, बाकी सब अरेंजमेंट के आएंगे, तो ये पैटर्न है इनका, एक सीरीज वाला हो सकता है क्वेश्चन, सबसे कॉमन ये 3-4 टाइप। इसका डोमेन निकालना है और फिर वहां से अल्फा बीटा मिलेगा, फिर अल्फा + 2 बीटा की वैल्यू बतानी। सोचो डोमेन में क्या ध्यान रखना है, कॉस इनवर्स के अंदर वही वैल्यूज रखी जा सकते हैं जो कॉस थीटा ले सकता -1 से +1, और साइन इनवर्स के अंदर वही वैल्यूज रखी जा सकते हैं जो साइन थीटा ले सकता है -1 से +1। बस इस बात को सॉल्व करना, वेवी कर्व का यूज करो, सिंप्लीफाई करो। यही होना चाहिए, कॉस इनवर्स के अंदर जो वैल्यू रखी है वो कॉस की वैल्यूज के बीच में ही रहना चाहिए, -1 से +1, 2x² -3x + 1 है, ये साइन की वैल्यूज के अंदर अंदर रहना चाहिए, -1 से +1। सॉल्व करना पड़ेगा इनइक्वालिटी को, अल्फा बीटा आएंगे, अल्फा बीटा से अल्फा + 2 बीटा की वैल्यू रखोगे।
इनइक्वालिटी सॉल्व करनी, मैं लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूँ। -1 को अंदर लेके आ गए, एलसीएम लिया, ये वैल्यू बन गई। रेशियो दिया हुआ है, एक तरफ 0 है, बेबी कर्व यूज कर लेंगे। अगर रेशियो ग्रेटर देन 0 है तो प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो रेशियो को प्रोडक्ट में रख लिया। ध्यान ये रखना है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू π/3 नहीं होनी चाहिए। अब इसका अगर बेबी कर्व बनाओगे, शुरुआत वाला पॉइंट कहीं पे भी चेक कर लो, ये बनेगा पॉजिटिव से ही शुरू होता दिख रहा है, 100 रख दे, -1 पॉजिटिव से शुरू होगा, क्रॉस और इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो यहाँ का सॉल्यूशन तो आ रहा है -∞ से 11/3। जल्दी जल्दी मैं थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें कई सारी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी, 6 से लेके इन्फिनिटी। यार है लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन, किसी में भी प्रॉब्लम हो तो आप बताते चलो, अदरवाइज सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कर, कहीं कोई मिस्टेक दिखे तो स्पॉट करना। 11 - 3x 2x - 5 -11 + 3x less than equal to 0, 5x - 16 divided by 11 - 3x less than equal to 0, 5x - 16 11 - 3x should be less than equal to 0, x not equal to 11/3। 11/3 और 16/5 कौन बड़ा है? 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी 3 पॉइंट समथिंग, पर ये ज्यादा बड़ा लग रहा है 11/3। हाँ ये दूसरे वाली है ना साइड, 11/3 आगे वाली वैल्यू है और 16/5, ये 16/5 इधर। इसमें से कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए? 11/3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसे छोड़ देंगे। स्टार्ट करेंगे हम नीचे से, प्रोडक्ट में x, ठीक है, नीचे से शुरू करेंगे, √i क्रॉस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये वैल्यू आ रही है यहां से -∞ से 16/5 इंक्लूडेड और 11/3 से इनफाइनाइट, 11/3 एक्सक्लूडेड। ये दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है भाई, ये दोनों एक साथ होने चाहिए, होने तो वो भी एक साथ ही चाहिए। थर्ड इनइक्वालिटी 2x² - 3x, अब इसको सॉल्व कर, 2x² - 3x + 1 should be less than equal to 1, 2x² - 3x + 1 ही हो गए, तो लेस देन इक्वल टू 0, x कॉमन, 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, एक रूट 3/2 एक रूट 0। वेवी कर्व अगर बनाएंगे इसका, तो वेवी कर्व बनेगा पॉजिटिव साइड से, ये वेवी कर्व बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेस देन चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहां से वैल्यूज आती हैं 0 से 3/2 के बीच में, ठीक है। एक इनइक्वालिटी और बची है हमारी, इधर वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, ये बनेगा 2x² - 3x + 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, यहां से बनेंगी वैल्यूज, फैक्टर्स बन रहे हैं, बन तो रहे हैं शायद, प्रोडक्ट 4 होना चाहिए, सब सम -3 होना चाहिए, है कोई? नहीं बन रहे। इसके रूट्स भी हैं क्या? रूट देखें तो b² - 4ac, रूट्स ही नहीं है, नेगेटिव आ रहे हैं, तो रूट नहीं है तो या तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा या ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। x की कोई भी वैल्यू रख के देखो, पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 1 अगर रखें 4 - 3 हमेशा पॉजिटिव है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये है ऑलवेज ट्रू, मतलब x बिलोंग्स टू r, कोई r की वैल्यू रख लो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा, क्योंकि रूट्स नहीं आ रहे हैं और एक भी वैल्यू पे पॉजिटिव है तो ऊपर ऊपर ही उड़ता रहेगा। अब देखो वैल्यूज क्या बन रही, इन तीनों इनइक्वालिटीज की जो कॉमन वैल्यूज होंगी वही हमारा सॉल्यूशन। इस इनइक्वालिटी को देखें -∞ से 11/3 तक, 11/3 इंक्लूडेड है? नहीं इंक्लूडेड है, 11/3 इंक्लूडेड नहीं है, -∞ से और 6 से इनफाइनाइट, 6 कहाँ है? यहाँ पर है, 6 से इनफाइनाइट, ये पहली इनइक्वालिटी। दूसरी इनइक्वालिटी क्या बोल रही है? -∞ से 16/5, 16/5 किधर पड़ता है? 11/3 से इधर पड़ता है, ये रहा 16/5। क्या बोल रहे हैं? -∞ से 16/3, 16/3 इंक्लूडेड, -∞, और 11/3 से आगे, ये बोल रहा है 11/3 से आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या बोल रही है? 0 से 3/2, 0 कहां पर पड़ता है? यहां पर पड़ेगा 0, ये 0। 3/2 कहां पर पड़ता है? 1.5, 1.5 तो इनसे बहुत पहले पड़ेगा, ये 3/2, तो 0 से 3/2 के बीच में दोनों इंक्लूडेड, 0 से 3/2 दोनों इंक्लूड।
नेक्स्ट इनइक्वालिटी बोल रही है सारी वैल्यूज अलाउड है, सारी वैल्यूज अलाउड है, तो नेक्स्ट वाली इनइक्वालिटी तो ये कॉमन वैल्यूज कहां पर है, सारी की सारी इनइक्वालिटीज की कॉमन वैल्यू आती है यहाँ पर 0 से 3/2 के बीच में, तो जो सॉल्यूशन है वो आ जाता है 0 से 3/2। बात सही, एक बार दोबारा बता देता हूं। क्वेश्चन ये था कि ये भी सच होना चाहिए और ये भी सच होना चाहिए। पहले लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी सॉल्व की, ये सॉल्यूशन आया, राइट वाली इनइक्वालिटी सॉल्व की, ये सॉल्यूशन आया, लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी सॉल्व की, ये सॉल्यूशन आया, राइट वाली इनइक्वालिटी लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी सॉल्व की, ये सॉल्यूशन आया, राइट वाली इनइक्वालिटी सॉल्व की, ये सॉल्यूशन आया, सारे सॉल्यूशन आ गए। और सारी की सारी बातें हमेशा सच होनी चाहिए, मतलब ऐसी एक्स की वैल्यूज ढूंढनी है जो चारों की चारों इक्वेशंस को साथ में सेटिस्फाई करे। तो ऐसी एक्स की वैल्यू जो हर जगह इंक्लूडेड हो इन चारों में। तो मैंने चारों इनइक्वालिटीज को ड्रॉ किया, सारी इनइक्वालिटी को ड्रॉ कर लिया और चारों का कॉमन वैल्यूज देख रहे हैं। तो कॉमन वैल्यूज तो केवल 0 से 3/2 के बीच में आ सकती हैं, क्योंकि 0 से 3/2 के बाहर तो इस इनइक्वालिटी की वैल्यूज ही नहीं। तो यहां पर सबसे कॉमन वैल्यूज, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आया है 0 से 3/2। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। हमारे पास था कि ये जो वैल्यूज हैं ये 0 से 3/2 आता है इसका सॉल्यूशन। अगर 0 से 3/2 है तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 3/2, तो ये बन जाएगा 0 + 3। कितना होना चाहिए? 3 आंसर आना चाहिए, सी ऑप्शन हो जाएगा। बात सही, समझ में? ये बोर्ड पे मैं कर रहा हूं इसलिए इतना टाइम लगता दिख रहा है, जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो पेपर पे थोड़ा कम टाइम लगेगा, होपफुली कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और ये फ्री के मार्क्स है, लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करने के एक जेईई मेंस का क्वेश्चन हो रहा है जिसमें केवल लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी, तो इससे फ्री का मार्क्स तो हो ही नहीं सकते। तो इस वजह से ये बेनिफिशियल है, बेशक थोड़ा सा लंबा है, पर इसमें अगर गलती नहीं करोगे तो फ्री के मार्क्स से जाओ, उठाओ और आगे चलो। वरना क्वेश्चंस को पढ़ोगे, देखोगे कि ये क्वेश्चन करना है छोड़ना है, इसमें ये पता कुछ नहीं करना छोड़ना, लीनियर इनइक्वालिटी है, कोई लीनियर इनइक्वालिटी ऐसी नहीं होती जिसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत है। तो ये शॉर्ट मार्क्स है जो बिना बात के मार्क्स रखे होते हैं। तो और बेचारा क्या करेगा, आपको मार्क्स भी देने, जेईई मेंस के भी देने, तो थोड़ा सा इनइक्वालिटीज में तो आपको उलझाएगा ना कि भाई 4 इनइक्वालिटी तो सॉल्व करो, 4 नंबर चाहिए, इस वजह से।